हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स विद अनीशा। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 11 सीबीएसई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, दैट इज पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका दूसरा नाम है पीपीएफ, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। So today's topic is production possibility curve, PPC, PPF, production possibility frontier, or the third name is transformation curve. When we talk about production possibility curve, so beta उसके नाम पे जाइए, that is the three words are production possibility कर्व। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री वर्ड्स। तो बच्चा हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हाउ द इनपुट्स आर transformed into outputs, how the raw materials will be converted to finished goods. Second is possibility, ऐसी क्या कॉम्बिनेशन है एक प्रोड्यूसर के पास, ऐसा कौन सा वो एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से प्रोड्यूस करे कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। सो पॉसिबिलिटी रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन। एंड थर्ड इज अ कर्व, मीन्स हम लोग ये सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे इन द ग्राफ फॉर्मेट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्यों इसको ग्राफिकल बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड आया? इसके अंदर द वर्ड आया कर्व। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये आपको बताता है कि आके एक जो प्रोड्यूसर है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, अगर हमने रिसोर्सेज को, अगर हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट लिया तो एक प्रोड्यूसर कितने गुड्स को प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कर सकता है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम लोग यहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में ही बात करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू हाउ वी कैन शो दिस इन ग्राफ। लाइक 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ के आए थे कि हम लोगों के पास दो एक्सेस होती हैं। दिस इज the horizontal axis is known as the x axis and this vertical axis is known as the y axis. now beta हम लोग इस चीज को, हमारा जो पॉसिबिलिटी, हमारे जो कॉम्बिनेशंस है, हम उसको शो करेंगे इस ग्राफ के अंदर। ओके, किस तरीके से करेंगे? उसको शो करने के समझने से पहले हमें समझना पड़ेंगे कुछ अजम्पशंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस जरूर है बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस। यहां पर आपको कोई भी थियोरी समझने के लिए उसके पहले उसके कुछ अजम्पशन समझने पड़ेंगे। सबसे पहला अजम्पशन हम लोगों ने क्या ले लिया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी फिक्स है। क्या है बेटा? हमारे पास, इसको प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठिए, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको शॉर्ट ये एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पॉइंटर्स को लिख लीजिए आपके पास। ओके, सो हम लोगों को दिमाग में ये चीज रखनी है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फिक्स है। दूसरा आपको याद रखना है, क्योंकि मेरे पास दो ही एक्सेस है। वैसे तो प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, आप बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक ग्राफ के अंदर मेरे पास क्या रहता है बेटा? मेरे पास दो ही एक्सेस होते हैं ग्राफ के अंदर। दैट इज व्हाई I can only show how many goods? I can only show two goods का presentation because on a graph paper I only have two axes. And third is resources are fully utilized. That means the producers are rational. They have all the knowledge. क्या word use करा मैंने? Rational. That means the producers have all the knowledge of how to use the resources in the best possible manner. अब मैम अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर हमें कोई भी ग्राफ बनाना है तो ऑफ कोर्स जो कोई भी ग्राफ होगा वो कोई ना कोई एक शेड्यूल के फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमें कोई भी ग्राफ बनाने के लिए पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा बच्चों। तो बना लेते हैं एक टेबल और उसके बेस पे हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। चलिए फटाफट एक टेबल बना लेते हैं ना। सबसे पहले वी वुड बी राइटिंग कॉम्बिनेशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रोड्यूसिंग टू गुड्स। द टू गुड्स आर, क्योंकि मैं दो ही गुड्स शो कर सकती हूं, बटर, वन इज ब्रेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशंस आई एम प्रोड्यूसिंग। अब सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या मानना है बेटा? मेरे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, हमें उसको कांस्टेंट लेकर ही आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे उससे टोटल में अगर मैं सारे रिसोर्स बटर को प्रोड्यूस करने में लगा देती हूं, मतलब मैं ब्रेड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। सो फॉर एग्जांपल इफ आई यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस बटर, तो आई एम एबल टू प्रोड्यूस 15 यूनिट्स ऑफ बटर। लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस सपोज दैट, मतलब उस टाइम पर मैं ब्रेड कितना प्रोड्यूस कर रही हूं बच्चा? नो ब्रेड आई एम प्रोड्यूसिंग। ओके, देन
अगर मुझे ब्रेड का कुछ रिसोर्सेस प्रोड्यूस करने हैं, मैंने क्या लिया है कि मेरे रिसोर्सेस तो क्या है बच्चा, फिक्स है। सो दैट मींस अगर मुझे ब्रेड के कुछ प्रोड्यूस करने, सपोज मुझे ब्रेड के 3 यूनिट्स अगर मुझे प्रोड्यूस करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बटर के लिए मुझे रिसोर्सेस कम करने पड़ेंगे, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास तो जो रिसोर्सेज है वो क्या है बेटा, मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स हैं। दैट मींस आई हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ बटर टू प्रोड्यूस ब्रेड। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 यूनिट ऑफ ब्रेड बनाना है, तो मुझे कुछ यूनिट ऑफ बटर क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, आई एम सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि दोनों का प्राइस तो अलग होता है, दोनों को रॉ मटेरियल्स बनने में भी अलग लगता है, उनका भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइस अलग होगा। सो 5 यूनिट्स इफ आई एम सैक्रिफाइसिंग, देन 3 यूनिट्स आई एम एबल टू प्रोड्यूस ऑफ ब्रेड। सेम वे इफ आई हैव टू प्रोड्यूस। बच्चा आई होप आप लोगों को पीपीसी का मतलब समझ आया, एमओसी एमआरटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ आया, एमओसी का और एमआरटी का जो फर्क पड़ता है ऑन द ग्राफ दैट इज कॉनकेव क्यू शेप है, आपको वो समझ आया। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। Like for example, if I have to produce 5 units of bread, then I have to sacrifice some units of butter. Again, suppose I am sacrificing 5 units. Same तरीके से अगर मैं सारे यूनिट लगा दूं ब्रेड बनाने में, मैं सारा यूनिट मतलब बेटा सारा रिसोर्सेज सारा टेक्नोलॉजी में लगा दूं, किसके अंदर, ब्रेड बनाने में मैं सारा टेक्नोलॉजी लगा दूं, तो मेरे पास बटर बनाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब मेरा बटर कितना हो जाएगा, मेरा बटर हो जाएगा 0। उस टाइम पे मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस द यूनिट्स ऑफ ब्रेड। सो ये इसको हम बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो आपको कॉम्बिनेशंस बताएगा ABCD। हमें कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। इधर से आपको एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं MRT। क्या बोलते हैं बेटा हम उस कॉन्सेप्ट को, MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन रिपीट आफ्टर मी, MRT का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका मतलब क्या कि अगर आपको, अच्छा सबसे पहले तो इस टाइप के जो आपके ग्राफ आते हैं, इस टाइप के जो आपके सम्स आते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा है और कौन सा यूनिट गेन हो रहा है ना। सबसे पहले एज यू कैन सी, सैक्रिफाइस हमारा कौन सा यूनिट हो रहा है, सैक्रिफाइस हमारा हो रहा है बटर, क्योंकि वो पहले 15 था, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 0 हो गया, तो धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है बेटा, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। लेकिन हमारा जो ब्रेड है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ बटर के यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया और उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने ब्रेड बनाया। तो हमेशा पीपीसी में आपको ऐसा होगा कि एक यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा होगा और एक यूनिट गेन हो रहा होगा। नाउ What is MRT? MRT का सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चा, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। क्या होता है बेटा MRT? नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। इसका रेशियो होता है, इसका एक और नाम भी है, MRT इज ऑल्सो नोन एज MOC, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा अंडर इकोनॉमिक्स एक चीज आप लोग याद रखिए, जहां पर भी आपको मार्जिनल वर्ड आता है दैट मीन्स समथिंग एडिशनल, राइट। तो अगर मुझे 3 एडिशनल यूनिट बनाने थे, मुझे गेन करना था बटर का, तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा। सो मार्जिनल वर्ड आप कहीं पर भी, पूरे इकोनॉमिक्स में बच्चा ये चीज याद रखिए कि जहां पर भी आपको मार्जिनल शब्द आता है, मार्जिनल वर्ड आता है, दैट सिंपली मींस एडिशनल। दैट सिंपली मींस व्हाट, दैट सिंपली मींस एडिशनल। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRT? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOC? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। जस्ट जो आपको MSC का, आपका MOC का आंसर होता है वो आपका डेसिमल में या फाइनाइट नंबर में आता है, जबकि जो आपका MRT है दैट इज दिस फॉर्मूला ओनली बेटा, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। इसका आंसर आपका किसके अंदर आता है, रेशियो के अंदर आता है, कंपलसरी। ठीक है, आपका जो MRT होगा दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, और आपका जो MOC होगा इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक, इट इज एग्जैक्टली सेम एज MRT, जैसे उसका जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में आता है। नाउ व्हाट इज MOC, है ना, या MRT? ये एक रेशियो है जो कि आपको बताएगा कि आपने कुछ यूनिट्स गेन करने के लिए कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है बेटा, द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो सेम तरीके से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने कितने यूनिट्स को गेन करने के लिए, कुछ यूनिट्स को गेन करने के लिए कितना सिंपली सैक्रिफाइस किया। लेट अस कैलकुलेट दिस। अगर मुझे MRT कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन, पहली बार में तो मैंने ना कुछ गेन किया ना कुछ सैक्रिफाइस किया, दैट इज पहला आपका बन जाएगा डैश डैश 0 0। ओके, नेक्स्ट वाले केस के अंदर बेटा मैंने सैक्रिफाइस कितना किया, सैक्रिफाइस मैंने किया 5, मैंने गेन कितना किया बच्चा, मैंने गेन किया 3,
तो मेरा MRT बन जाएगा। सेक्रीफाइस वाले कितने हैं बेटा? अगेन सेक्रीफाइस हो रहा है 15 से 10, सेक्रीफाइस मतलब कम होना, तो कम कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? बटर। सो 15 से 10 मेरा हो जाएगा बच्चा 5, गेन कितना हो रहा है मेरा 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5:3। अगेन द नेक्स्ट वन, हम मेरा सेक्रीफाइस कितना हो रहा है बेटा? 10 to 5, अगेन आई एम सेक्रीफाइसिंग 5 यूनिट, सो अगेन इट वुड बी 5। ओके, देन अगेन सेक्रीफाइस, अच्छा गेन कितना हो रहा है? इट द गेन इज 2 यूनिट, सो देयरफॉर द MRT का रेशियो वुड बी 5:2। अगेन सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? 5 यूनिट्स, 5 से 0 हो गया, गेन कितना हो रहा है? 5 to 8, दैट मीन्स 3, सो अगेन आपका गेन का रेशियो आ गया 5:3। अगर यही मुझे MOC में लिखना होता तो मेरा आंसर हो जाता 5/3, 5/2 एंड 5/3। क्या हमें हमारा आंसर यहां तक छोड़ देना है? नहीं, हमें हमारा आंसर डेसिमल तक कंप्लीट करना है। दैट मींस 5.3 वुड बी 1.66666, दैट मींस अल्टीमेटली 1.7, 5.5/2 वुड बी 2.5 एंड 5/3 वुड बी अगेन 1.66666, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1/7। सो बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो कि हम लोग किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं। दो ही चीजें आपसे पूछी जाएगी। स्टेप नंबर 1 आपको चेक करना है कौन सा यूनिट आपका सेक्रीफाइस हो रहा है। स्टेप नंबर 2 आपको चेक करना है कौन सा यूनिट आपका गेन हो रहा है। देन आपको लगानी है फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला बेटा? नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। अगर MRT आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे रेशियो के अंदर आंसर। अगर MOC आपसे पूछा जाता है बेटा तो आप लिखेंगे पॉइंट के अंदर आंसर, जितना भी आपका फाइनाइट डेसिमल वाला आपका जो पॉइंट आता है वो। नाउ बेटा लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी शो ऑल दीज थिंग्स ऑन अ ग्राफ। अगर मुझे यही चीज ग्राफ में शो करनी है, नाउ ग्राफ के अंदर शो करने के लिए अगेन आई एम मेकिंग कॉम्बिनेशन। देन हमने बनाया था बटर, हमने बनाया था ब्रेड, ठीक है। MOC MRT आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, अब वो आप लोग खुद से कर लेंगे। ABCD, मेरे पास बटर था 15, 10, आई एम चेंजिंग सम यूनिट्स 8 एंड सिंपली आपका आ जाएगा 6, ठीक है। ये मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है बटर, तो मुझे एक को गेन करना पड़ेगा 0 0, सो 3 5 and 8। okay, for example I have these two units. Suppose for example I am presenting this on a graph paper, so simply this will become my x-axis, this will become my y-axis, ठीक है। आप कोई भी कहीं पर भी शो कर सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको आप x-axis पे लिखें। आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी शो कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं सेक्रीफाइस वाला शो कर रही हूं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बटर एंड वी ऑलवेज मेक एन एरो हियर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने शो कर दिया ब्रेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेड एंड वी विल ऑलवेज मेक एन एरो। नाउ व्हाट इज माय स्केल, व्हाट विल बी माय स्केल ऑफ बटर? इट इज 6 8 10 15, सो कैन आई टेक 3 3? यस ऑफ कोर्स आई कैन टेक 3 3। सो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 0, देन हियर यू विल हैव 3 6 9 12 15, व्हाट इज द, हाँ बस 15 इज द मैक्सिमम। देन यहाँ पर हमारा मैक्सिमम 8 है, तो वी कैन टेक 2 2, सो 2 4 6 8 and 10. Now let us start plotting this graph. Now my first point is 15 and 0. बेटा this is my x and this is my y. अगर मेरा y 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, ऑन x एक्सिस होता है, तो आपको प्लॉटिंग के लिए भी आ सकता है हाँ बेटा ये चीज। सो ये आपका हो गया ऑन x एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट दैट इज 15। सेकेंड इज 10 and 3, बस इरेज दिस, ओके। सो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वन इज 8 and 5, सो अल्टीमेटली समवॉट हियर, ओके। Your point will be somewhat here. Then you will have 6 and 8. ठीक है, so 6 and 8 the final point and some point will be approximately 0 के आसपास में, ठीक है। one more combination 0 के आसपास में। तो can you see my shape of PPC? My shape, it is a cave like shape. Because it is a cave like shape, we will tell conclusion में, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में साइंस में सीखा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप। तो ये कैसा शेप है बेटा? इधर आप देख सकते हैं कि आपका जो आपका पीपीसी है वो कैसा शेप्ड है? कॉनकेव शेप्ड है। कैसा शेप है? कॉनकेव्ड शेप है, ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बच्चा ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? क्योंकि एक रिसोर्स हमेशा, जो हमारा एक प्रोडक्ट है वो हमेशा सैक्रिफाइस हो रहा होगा दूसरे को गेन करने के लिए। बच्चा आई होप आप लोगों को पीपीसी का मतलब समझ आया, एमओसी एमआरटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ आया, एमओसी का और एमआरटी का जो फर्क पड़ता है ऑन द ग्राफ दैट इज कॉनकेव क्यू शेप है आपको वो समझ आया। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।